and today we are here to discuss our next part of vibration absorber. Earlier we have discussed undamped dynamic vibration absorber under the chapter under the topic vibration absorber. Now today we will discuss centrifugal pendulum absorber. अब जो हम सेंट्रीफ्यूगल पेंडुलम यूज़ कर रहे हैं ये हमारा जनरली जो है टॉर्शनल सिस्टम के केसेस के लिए है। अनडैम्प्ड डायनेमिक वाइब्रेशन अब्जॉर्बर हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए था और ये जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पेंडुलम अब्जॉर्बर हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे टॉर्शनल सिस्टम है, मतलब जहाँ पे शाफ्ट होगी, डिस्क होगा, शाफ्ट होगी, रोटर होगा, गियर्स होंगे, पुलीज होगी, जितने हमारे आईसी इंजन हैं, ठीक है ना, जिसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। तो इन सब केसेस में जो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल पेंडुलम एब्जॉर्बर यूज़ करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पेंडुलम एब्जॉर्बर हमारा जो है यूज होता है किसके लिए? टॉर्शनल सिस्टम के लिए। तो ये हमारा टॉर्शनल सिस्टम के लिए जो होता है और ये जनरली जो है टॉर्शनल सिस्टम के हर स्पीड के लिए एप्लीकेबल है। नाउ अब इस फिगर पे अगर हम फोकस करें तो जैसे सपोज ये हमारा एक इंजन है, इंजन एक शाफ्ट के थ्रू सपोज हमारा एक मोशन ट्रांसमिट कर रहा है, इसमें मोशन आया, एक डिस्क लगी हुई है हमारा, अब फिर अगेन इस डिस्क के थ्रू इस शाफ्ट में आया, अगेन उसके थ्रू इसमें रोटेशन आया। क्लियर? अब सपोज इसमें जब रोटेशन आ रहा है तो ये हमारी इंजन से फार अवे है, तो एज ए कैंटिलीवर की तरह वर्क भी कर रही है। तो इसमें जब हो रहा है तो ये हमारी क्या है, इसमें वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। ओमेगा स्पीड से जब ये रोटेट कर रहा है तो सपोज इसमें वाइब्रेशन भी सबसे ज़्यादा हो रही है क्योंकि ये फार अवे फ्रॉम इंजन है, एज ए कैंटिलीवर टाइप में है। तो जब इसमें वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा है तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड होता है वहाँ पर ही हम एब्जॉर्बर को फिट करते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा मिलता है सिस्टम में उसी जगह पर हम एब्जॉर्बर को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, इस पेंडुलम को, ये एक पेंडुलम है, यहाँ पे हमने इसको फिट कर दिया। अगर हम इस डिस्क का साइड व्यू देखें तो सपोज ये वो डिस्क है, क्लियर, इसका सेंटर O है और हमने क्या किया, एक डिस्टेंस r पे एक पेंडुलम को अटैच किया है जिस पेंडुलम की लेंथ L, मास है। ये ज़रूरी नहीं है कि इस पेंडुलम को हम इस डिस्क के एकदम आउटर पे ही अटैच करें, इसको हम यहाँ भी अटैच कर सकते हैं, यहाँ भी अटैच कर सकते हैं, यहाँ भी अटैच कर सकते हैं, यहाँ भी अटैच करते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा डिज़ाइन क्या आया। क्लियर? डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम ये सब चीज़ें डिसाइड करते हैं और वो जनरली डिपेंड करता है कि हमने इस पेंडुलम को कहाँ फिट करना है, वो क्रैंक थ्रो पे डिपेंड करता है। तो चलिए हम आगे इसकी स्टडी करते हैं अब कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, कि जो पेंडुलम है हमने लगाया है इस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है। पेंडुलम लगाने का पर्पज़ क्या है, इस डिस्क की फ्रीक्वेंसी, इस डिस्क की वाइब्रेशन को कम करना। सपोज ये डिस्क आपकी ओमेगा स्पीड पे रोटेट कर रही है, क्लियर। अब हमने पेंडुलम को अटैच किया है, ये सेंटर है O, इस सेंटर O से पेंडुलम हमारा सपोज अटैच है A पॉइंट पे और इस O और A के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R है। कैपिटल R ज़रूरी नहीं कि इस डिस्क का रेडियस हो, कैपिटल R हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर O टू द पॉइंट A। A हमारा इस डिस्क में कहीं भी हो सकता है, यहाँ बताया भी मैंने आपको कि यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता था, कहीं पे भी हो सकता है, क्लियर। अब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है स्मॉल r, क्लियर। अब देखिए जब ये हमारा डिस्क रोटेट कर रहा है और एक मास हमारा, ये पेंडुलम का मास हमारा भी रोटेट कर रहा है, जो ओरिजिनल पोजीशन में, सपोज ओरिजिनली ये पेंडुलम हमारा इस पोजीशन पे था और इस फ्रीक्वेंसी, इस रोटेशनल फ्रीक्वेंसी ओमेगा के कारण, मतलब डिस्क की रोटेशन के कारण ये हमारा थीटा एंगल डिस्प्लेस होके इस पोजीशन पे आ गया है यहाँ पर, और ये पोजीशन सपोज है मेरी B। अब जैसे ये हमारा जो डिस्क है ओमेगा स्पीड से रोटेशनल मोशन में है और उसके कारण ये हमारा पेंडुलम का मास भी हमारा रोटेशनल सेम ओमेगा की स्पीड में रोटेट कर रहा है, और जब ये इस पोजीशन में आ जाता है तो सपोज ये इसी पोजीशन में रोटेट करता रहता है, और जब ये रोटेट कर रहा है तो सपोज़ कि ये जो हमारा OB और OB की डायरेक्शन में ही इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, वो होता है M ओमेगा स्क्वायर R, M ओमेगा स्क्वायर R, क्लियर। अब देखिए M ओमेगा स्क्वायर R हमारा एक्ट कर रहा है OB की डायरेक्शन में। इस
एम ओमेगा स्क्वायर आर का एक कंपोनेंट होगा जो एक्ट करेगा इस पेंडुलम लेंथ ए बी की डायरेक्शन में, इस पेंडुलम लेंथ ए बी की डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स है मेरा, ये इस पेंडुलम लेंथ की डायरेक्शन में है। ये क्लियर? ये क्या होगा मेरा, सपोज ये थीटा है, ये एंगल है मेरा फाई, तो ये भी एंगल होगा फाई। तो ये कितना आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस फाई। क्लियर? एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस फाई। और इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो इस ए बी लेंथ पे भी परपेंडिकुलर होगा, वो हमारे पास आएगा ये एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन फाई। क्लियर? तो एम ओमेगा स्क्वायर आर के दो कंपोनेंट है, एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस फाई जो इस पेंडुलम लेंथ ए बी के अलोंग एक्ट कर रहा है, और इसका दूसरा कंपोनेंट होगा जो हमारा परपेंडिकुलर होगा लेंथ ए बी पे, मतलब पेंडुलम लेंथ पे परपेंडिकुलर होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन फाई। अब हमने इस पेंडुलम की इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है। सपोज ये पेंडुलम का सेंटर है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, पाइवट पॉइंट है पेंडुलम का। क्लियर? पेंडुलम हमारा यहाँ पे है, ये ओरिजिनली ये यहाँ था, डिस्प्लेस होके थीटा एंगल ये यहाँ गया। तो जब ये डिस्प्लेस होके यहाँ गया तो इसका इनर्शिया टॉर्क बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, वो क्या होगा, आई मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पेंडुलम मास अबाउट ए पॉइंट इनटू में थीटा डबल नोट, इनटू में थीटा डबल नोट। क्लियर? अब देखिए इस पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन फाई। ये इधर क्लॉकवाइज, ये हमारा इनर्शिया टॉर्क आई ए थीटा डबल नोट, ये हमारा ये हमारा क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है। और ये जो हमारा फोर्स है एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन फाई, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट हमारा इस पेंडुलम को ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, और इसके कारण इसका एक मोमेंट आता है, और वो मोमेंट कितना होगा, ये भी इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो वो मोमेंट कितना होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन फाई इनटू में ये पेंडुलम की लेंथ ए बी, और ये लेंथ कितनी है, एल, इनटू में एल। तो मेरे पास यहाँ पे दो टॉर्क एक्ट कर रहे हैं पेंडुलम पे, वो कौन कौन से हैं, आई ए थीटा डबल डॉट प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन फाई इनटू में एल इक्वल टू 0। क्लियर? और आई ए क्या होगा मेरा, आई मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पेंडुलम बॉब अबाउट पाइवट पॉइंट ए, ये होगा मेरा एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर इनटू में थीटा डबल डॉट प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल आर साइन फाई इक्वल टू 0। ये है मेरा थीटा की टर्म, ठीक, और ये है मेरा फाई की टर्म। रोटेशन मेरा थीटा के अबाउट हो रहा है पेंडुलम का रोटेशन थीटा है, तो मुझे इस फाई को भी थीटा में कन्वर्ट करना है, फाई को भी थीटा में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप इस ट्रायंगल को देखिए, ओ ए बी, ये जो आपका ट्रायंगल है ओ ए और ये बी, ये एंगल है 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पर हम साइन थ्योरम लगाते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये ओ ए अपॉन साइन फाई इक्वल टू ओ बी अपॉन साइन 180 माइनस थीटा। तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं। देखिए ये ट्रायंगल था, यहाँ पे हम इसको ड्रा कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी क्लियरिटी हो जाए। ये है 180 माइनस थीटा, ये है फाई, ये है कैपिटल आर स्मॉल आर एल। अब हम यहाँ पर अगर अप्लाई करते हैं साइन थ्योरम इन ट्रायंगल ओ ए बी, तो हम देखते हैं क्या, कैपिटल आर अपॉन साइन फाई इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन साइन
180 माइनस थीटा। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास आएगा आर साइन फाई इक्वल टू कैपिटल आर साइन 180 माइनस थीटा, आर साइन थीटा। तो ये जो हमारा आर साइन फाई है, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, कैपिटल आर साइन थीटा से। तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल, एम ओमेगा स्क्वायर एल कैपिटल आर साइन थीटा इक्वल टू 0। एंड वी नो that in the vibration we have taken an assumption that कोई भी हमारी डिफ्लेक्शन होगी वो स्मॉल होगी। तो फिर हमारा साइन थीटा अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, थीटा। तो हमारे पास ये आ जाएगा थीटा डबल डॉट प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन एम एल स्क्वायर आर थीटा इक्वल टू 0। नाउ सोल्व कीजिए, सोल्व करते हैं इसको। तो ये मेरे पास आता है थीटा डबल डॉट प्लस एम से एम कैंसिल, एल से एल, तो मेरे पास बचेगा ये ओमेगा स्क्वायर आर बाय एल थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी ओमेगा एन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन एल का स्क्वायर रूट। तो दिस इम्प्लाइज ओमेगा एन इक्वल टू ओमेगा रूट में आर बाय एल। ठीक है, अब इसको हम अगर, ये हमारी क्या है, पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एन क्या है मेरा, ओमेगा रूट में आर बाय एल पेंडुलम नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये हमारी पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ गई। इसको हम थोड़ा अगर हम दूसरी टर्म में लिखें तो एफ एन आ जाएगा एन रूट में आर बाय एल, वेयर एन इक्वल टू मेगा अपॉन 2 पाई, वेयर एन इक्वल टू मेगा अपॉन 2 पाई पर सेकेंड, रोटेशन पर सेकेंड। क्लियर, ये हमारे पास आ गई नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम, सेंट्रीफ्यूगल पेंडुलम। अब अगर आप इसको फोकस करें, ध्यान दें, तो आपको एक कंक्लूजन मिलेगा। इसको देखिए, ये हमें क्या चीज़ बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम एब्जॉर्बर, पेंडुलम एब्जॉर्बर की फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा एन, इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द रोटेशनल बॉडी। जो रोटेशनल बॉडी है उसके स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम एब्जॉर्बर। देखिए आर अगर हमने पेंडुलम को फिक्स कर दिया, फिक्स हो गया। एल हमारा लेंथ फिक्स है पेंडुलम की, अगर हम इस आर और एल को फिक्स करते हैं तो हमारा देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसमें है, ओमेगा। रोटेशनल बॉडी की स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम। तो क्वेश्चन इस हिसाब से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि सेंट्रीफ्यूगल पेंडुलम एब्जॉर्बर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी रोटेशनल बॉडी के स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको प्रूव कीजिए। तो हमें ये पूरी की पूरी डेरिवेशन करनी होती है। क्लियर, सो द कंक्लूजन इज़, तो यहाँ पे हम एक नोट कर लेते हैं, नोट। तो यहाँ से हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम एब्जॉर्बर इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी में हमारा जो नेक्स्ट है सब टॉपिक वह है ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर हमारा शॉर्ट आंसर में कई बार पूछा जाता है, कम्पिटिटिव में कई बार पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द ऑर्डर नंबर। द नंबर ऑफ डिस्टर्बिंग टॉर्क पर रिवोल्यूशन, ध्यान दीजिए, डिस्टर्बिंग टॉर्क पर रिवोल्यूशन इज़ नोन एज ऑर्डर नंबर ऑफ द सिस्टम। क्लियर, अब देखिए एफ एन क्या है, डिस्टर्बिंग टॉर्क पर सेकेंड, एफ एन क्या है, डिस्टर्बिंग टॉर्क पर सेकेंड, और एन क्या है हमारा, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। एफ एन डिस्टर्बिंग टॉर्क पर सेकेंड, एन रेवोल्यूशन पर सेकेंड, और तो ऑर्डर नंबर क्या हो जाएगा, डिस्टर्बिंग टॉर्क पर रेवोल्यूशन अपॉन रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो इसको जब हम करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है रूट में आर बाय एल। तो ये जो रूट में आर बाय एल है यही हमारा क्या है, ऑर्डर नंबर है। ऑर्डर नंबर क्या है हमारा, रूट में आर बाय एल। तो ये बहुत आपको पता होना चाहिए कि आर क्या है, आर इज़ द डिस्टेंस ऑफ पाइवेट पॉइंट ऑफ पेंडुलम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। ये हमारा डिस्क था, इसका सेंटर ये था ओ। अब सपोज हमने जो फिगर डिस्कस किया उसमें ए यहाँ था, तो इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर। क्लियर, अब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ओ मेरा ये है
ए ये है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आर। तो आर क्या है मेरा, सेंटर ऑफ द डिस्क से पेंडुलम का जो पाइवट पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस कैपिटल आर है। और एल क्या है, ये जो पेंडुलम है इसकी जो लेंथ है वो है एल, ये जो पेंडुलम है इसकी लेंथ क्या है, ये एल है। क्लियर। तो हेंस ऑर्डर नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ द कैपिटल आर बाय एल। अब यहाँ पर हमारे कुछ ऑर्डर नंबर दिए हैं 4 स्ट्रोक इंजन के लिए। तो अगर सिलेंडर 2 है तो ऑर्डर नंबर 1 है, सिलेंडर 4 है ऑर्डर नंबर 2 है, सिलेंडर 6 है ऑर्डर नंबर 3 है। ये आपको पता रहना चाहिए। बहुत बार 1 मार्क्स में, ऑब्जेक्टिव में, MCQ टाइप में, शॉर्ट आंसर में, इंटरव्यू वगैरह में ये पूछते हैं कि ऑर्डर नंबर इसके लिए। देखिए ऑर्डर नंबर का पर्पस क्या है, ऑर्डर नंबर अगर हमें किसी इंजन का पता है तो उसके बेस पे ही हम पेंडुलम एब्जॉर्बर को डिज़ाइन कर सकते हैं। मीन्स उसकी हम एल निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। सो टू डिज़ाइन द सेंट्रीफ्यूगल पेंडुलम एब्जॉर्बर, सो टू डिज़ाइन, यहाँ पे क्या करना है, डिज़ाइन करना है किसको, सेंट्रीफ्यूगल पेंडुलम एब्जॉर्बर को। तो ये नेसेसरी होता है ऑर्डर नंबर ऑफ द इंजन, जो हमें पता है, जो हमें पता होता है, जो फिक्स है, स्टैंडर्ड्स हैं, एक हमारा स्टैंडर्ड्स नंबर्स हैं वो, उसको हम आर बाय एल के इक्वेट कर देते हैं। तो आर की कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे, आर हम क्या लेंगे, कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे, और वो जो आर जब लेंगे तो उससे हमें एल आ जाएगा। देन उस एल के थ्रू हम अपना मास निकाल सकते हैं। हैंस इन एन IC इंजन द पेंडुलम इज यूजुअली अटैच टू द क्रैंक वेब सो दैट आर इज यूजुअली अबाउट इक्वल टू द क्रैंक थ्रू और लेस देन इट। आर जो है हमारा जनरली क्रैंक थ्रू के इक्वल होगा या फिर उससे लेस होगा। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर नंबर। नाउ द साइज ऑफ द पेंडुलम मास, जो पेंडुलम का मास है ये हमारा डिस्टर्बिंग टॉर्क के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। अगर हमारा डिस्टर्बिंग टॉर्क ज़्यादा है तो हमारा मास भी ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर। अगर हमारा डिस्टर्बिंग टॉर्क कम है तो हमारा मास भी कम हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि हम मास को ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हमारा मास ज़्यादा होगा तो जो हमारा वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होगा वो कम होगा। स्मॉलर इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, thus the pendulum mass is made as large as possible since it will then absorb the greatest amount of energy with the minimum amplitude of theta। तो हमारा पेंडुलम का मास क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए। क्लियर। तो ऑर्डर नंबर से हम लेंथ वगैरह निकाल सकते। तो यहाँ पे हमारा फिनिश हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल पेंडुलम एब्जॉर्बर। अब आपके लिए कुछ स्टडी असाइनमेंट्स हैं जो आपको स्टडी करना है। कई बार शॉर्ट नोट्स में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। बहुत सिंपल थ्योरी है, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सो योर होम असाइनमेंट ही स्टडी ऑफ लैंचेस्टर ड्राई फ्रिक्शन डैम्पर एंड स्टडी ऑफ अनट्यून डैम्पर। ये 2 डैम्पर्स हैं, ये हमारे एब्जॉर्बर ही हैं। ये हमारे क्या है, वाइब्रेशन एब्जॉर्बर हैं। एक हमारा ये है, दूसरा मेरा ये है। तो इन दोनों को आपने करना है। सेंट्रीफ्यूगल पेंडुलम एब्जॉर्बर के कुछ एक न्यूमेरिकल भी हैं जो आप बुक में देख लीजिएगा। वो सिंपल से न्यूमेरिकल है, उसमें कुछ नहीं है, जैसे आपका ऑर्डर नंबर का फॉर्मूले के बेस पे उसमें हमारा ये क्वेश्चन होते हैं। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस मल्टी डिग्री फ्रीडम सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा बहुत बेसिक होना पता होना चाहिए। और मल्टी डिग्री फ्रीडम में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे क्रिटिकल स्पीड, जो आपका